नमस्कार बच्चों, इस श्रृंखला में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 31 और आज का पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई थी। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1869 में दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर की गई थी, यानी दादा भाई नौरोजी ने इसकी गणना की थी। तो ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1860, ऑप्शन सी है 1868 और ऑप्शन डी है 1950। यानी कि सबसे पहले जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं वो दादा भाई नौरोजी साहब थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम लिखिए जिन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। यानी कि उस भारत का उस समय 1868 में उन्होंने एक पुस्तक जारी की, एक पुस्तक को पब्लिश की और उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने लिखे थे कि उस समय भारत का प्रति व्यक्ति है मात्र 20 रुपया है 1868 में। उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि 1868 में उन्होंने पुस्तक लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे पहले कौन सी संस्था कराया था। यानी राष्ट्रीय आय की सबसे पहले कौन सी संस्था गणना की थी। ऑप्शन ए है NSSO, ऑप्शन बी है CSO, ऑप्शन सी है UNDP और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। अब क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना की अध्यक्षता कौन किए थे। यानी कि जैसे ही 47 के बाद फिर से एक बार, सबसे पहले तो कब हुआ 1868 में। यानी कि फिर उसके बाद आता है बात, जैसे भारत आज़ाद होता है, आज़ाद के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय की गणना कौन व्यक्ति करता है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी। अभी हमको इसको तो काट देंगे सीधे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी तो पहली बार कराए थे। ऑप्शन बी है प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन सी है मार्शल और ऑप्शन डी है प्रोफेसर PC महाल नोविस। तो इसका आंसर हो जाएगा PC महाल नोविस हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में ये राष्ट्रीय आय की गणना कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय आय की गणना की आर्थिक दृष्टिकोण से कौन कौन तरीका बताया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय की गणना करने की आर्थिक दृष्टिकोण कौन कौन से बताया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले ऑप्शन को हम देखेंगे, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, वैज्ञानिक और व्यवहारिक गणना विधि और सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना विधि होता है आर्थिक दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्थिक दृष्टिकोण से वो 3 तरह से होता है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि या व्यवहारिक कहिए या वैज्ञानिक कहिए, दोनों एक ही बात है। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यवहारिक गणना विधि या वैज्ञानिक गणना विधि। क्वेश्चन नंबर, अब इसी की व्याख्या थोड़ा हम लोग जान जाए। यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना 5 तरीके से होता है, सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना 5 तरीके से होता है और आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरह से होता है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, वैज्ञानिक कहिए या व्यवहारिक कहिए। लेकिन सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना 5 तरीके से होता है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और चौथा है मूल्य योग विधि और पांचवा है व्यवसायिक गणना विधि। व्यवहारिक और व्यवसायिक दोनों अलग अलग है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय
आय की गणना 3 तरीके से ही होता है। क्वेश्चन आपको ये विस्तार से जब पढ़ाएँगे बुक तो उस समय बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अगर इसी में दे देगा सर्वाधिक नहीं है, ये सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है आरा भोजपुर यानी कि अपना जिला, तीसरा है बक्सर। ऐसे तो मेरा जिला बक्सर है, लेकिन दोनों जगह आता है क्योंकि दोनों आरा और भोजपुर के दोनों साझा मेरा घर है। यानी कि जो घर है वो बक्सर जिला में है और जो मेरा द्वार है यानी कि डेरा है वो भोजपुर जिला में है, दोनों में आ जाता है। और तीसरा है छपरा, चौथा है छपरा। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है आरा, यानी कि आरा को संभवतः सभी लोग आरा कहते हैं, लेकिन वो आरा जिला नहीं है, भोजपुर जिला है। आरा सभी कार्य होते हैं इसलिए आरा बोल देते हैं लोग। जो भी बोल देते हैं और वो हम लोग भी आरे ही जिले से बोल देते हैं, भोजपुर जिला तो कोई बोलता ही ना है। और तीसरा है बक्सर और चौथा है छपरा। तो इसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो आय है पटना का है। अब क्वेश्चन है सन 2008-9 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 8-9 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 25,494 इसका बिहार का प्रति व्यक्ति आय था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है? तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जनवरी 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ध्यान रखिए जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर, और अप्रैल से पहले कौन आता है? मार्च आता है। अब मार्च का सबसे अंतिम दिन क्या होता है? 31 मार्च होता है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक इसका भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। और वित्तीय राजधानी भारत का मुंबई है। भारत का वित्तीय वर्ष आप जब भी जाइएगा बैंक में तो उसका या जो भी कागजी जो डाटा होता है, या आप देखिएगा सेशन आप लोग का चालू होता है स्कूल का अप्रैल से, क्योंकि अधिकतर सेशन जो है अप्रैल से ही चालू होता है। और स्पेशल बैंक का तो स्पेशल 1 अप्रैल से ही चालू होता है। और बैंक का पिछला रिकॉर्ड आपको किसी भी हर हालत में 31 मार्च तक आपको रिकॉर्ड पूर्ण रूप से दे देना है। अब कुछ हम लोग फुल फॉर्म की तरफ रुख करते हैं। कह रहा है फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 39 है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। 4 नंबर है जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेशन होता है। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ऐसे यही पूछता ना है। जब भी पूछेगा तो आपको जीडीपी पूछेगा, पीसीआई पूछेगा, जीएनपी पूछेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण ये हल्का है। एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआई का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा के बारे में थोड़ा समझिए। अमेरिका का तो सबको याद हो, डॉलर सब कोई जानता है, बिटकॉइंस, डॉलर ये सब तो आज के डिजिटल रूप में सबको पता है। इंग्लैंड का जो होता है इंग्लैंड का जो क्या बोलते हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान पर नहीं चढ़ रहा है। मुद्रा, जो इंग्लैंड का मुद्रा है उसको पौंड बोलते हैं। और तीसरा है रूस का मुद्रा, रूबल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, अधिकतर आने की संभावना है। और सिंगापुर का डॉलर होता है, इराक का दिनार होता है। अब भारत को तो आपको पता ही है, रुपया होता है। क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41
कल आपको बताएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।